Here I am going to explain before you some important informations, concepts and classification of forest. So you have to be intimate and more serious. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वन या जंगल फॉरेस्ट की परिभाषा क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर फॉरेस्ट को डिफाइन करने के लिए कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट क्रिएट नहीं किया गया है। आपको मैं बताता चलूं कि 1996 में टी.एन. गोडा वर्मन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वनों को परिभाषित करने का जो क्षेत्राधिकार है वह राज्यों के पास होगा, और जो प्रचलित अवधारणा वनों के डिफिनीशन को लेकर के है, वहां दो तरह के कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए मायने रखता है। एक है फॉरेस्ट कवर और दूसरा है एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट कवर का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, द लैंड डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट इज नोन एज फॉरेस्ट कवर, और एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया स्टैंड्स फॉर द लैंड which has 10% कैनोपी कवर। तो माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियरली इस चीज को समझ लीजिए कि इंडिया में वन भूमि फॉरेस्ट लैंड को लेकर जो कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन है, उस आधार पर हम ये कहते हैं कि फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो जमीन फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर है, हो सकता है कि आज वहां जंगल नहीं हो, खेती के काम हो रहे हों, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड में फॉरेस्ट लैंड के रूप में डिक्लेयर्ड है, तो ऐसा जमीन जिसको सरकार के राजस्व विभाग ने जंगल भूमि, वन भूमि के रूप में डिक्लेयर कर दिया है, उस सारे जमीन को हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया का मतलब होता है कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इफ 10% लैंड इज अंडर कैनोपी कवर, इसका मतलब हुआ कि पर हेक्टेयर 100 मीटर स्क्वायर एरिया यदि कैनोपी कवर के अंडर है, इसका मतलब यह हुआ कि फॉरेस्ट कवर में वो एरिया आया जिसको सरकार के राजस्व विभाग ने वन भूमि डिक्लेयर कर रखा है। अब ये एक्चुअल फॉरेस्ट लैंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से कुछ जमीन पर आज जंगल हैं, कुछ पर न भी हो सकते हैं, वहां कोई दूसरा यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया में वो क्षेत्र आते हैं, वो जगह, वो जमीन आती हैं जहां पर हेक्टेयर 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कैनोपी कवर्ड होता है। कैनोपी कवर्ड का मतलब, मान लो कि ये पेड़ है और इस पेड़ की ये शाखाएं इतनी एरिया तक है, तो इस पूरे जमीन को हम क्या कहेंगे? कैनोपी कवर। मतलब पेड़ की शाखाएं जितनी जमीन को घेरती है, या आप कहिए कि ठीक 12 बजे जब सन की स्टेट किरण इस पर आएगी तो जो छाया बनेगा, जो शैडो जोन बनेगा, वो कैनोपी कवर होगा।
तो इस कैनोपी कवर वाला एरिया यदि किसी क्षेत्र में 10% है या उससे ज्यादा है तो उसको हम एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, भारत में वन भूमि को, फॉरेस्ट लैंड को डिफाइन करने के दो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं फॉरेस्ट कवर और सेकंड को कहते हैं एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। सरकार के विभाग द्वारा, सरकारी आदेश के द्वारा, सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा जो जमीन वन भूमि के रूप में घोषित कर दी गई है, उन सारे जमीन को हम फॉरेस्ट कवर के अंदर रखते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि सरकार ने जो जमीन को वन भूमि घोषित कर रखी है, उनमें से बहुत सारी जमीन ऐसी है जिस पर आज जंगल नहीं है, वहां आज दूसरा काम हो रहा है। वहां 100 साल, 50 साल, 200 साल पहले जंगल था, में इंक्रोचमेंट हुआ है और जिसकी वजह से आज उसको दूसरे ढंग से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो दूसरा एस्पेक्ट आता है आपके सामने एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया रिप्रेजेंट्स द लैंड व्हिच हैज मिनिमम 10% कैनोपी कवर। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इन दो अवधारणाओं को समझ रहे हैं तो अब इससे रिलेटेड डेटा आपका वेट कर रहा है कि फॉरेस्ट कवर एरिया जो इंडिया में है वह अकॉर्डिंग टू ISFR 2019, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर एरिया 8,07,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो टोटल इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का 25.5%। यदि हम एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो ये 21.6% है और किलोमीटर में ये 7,12,000 किलोमीटर स्क्वायर है। तो माय डियर स्टूडेंट, here you have to consume this data. According to Indian State Forest Report 2019, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इन इंडिया का 24.5% है, जिसको यदि हम किलोमीटर में कहें तो ये 8,07,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया 21.6% है इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, और यदि इसको किलोमीटर में कहें तो 7,12,000 किलोमीटर स्क्वायर है, according to Indian State Forest Report 2019. Next, you have to know that what is the constitutional arrangement about the forest in India. अब थोड़ा हम लोग ये समझ लें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेस्ट को कहां जगह दिया गया है और इससे संबंधित कौन सी बातें की गई है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेस्ट लाइज इनटू कॉन्करेंट लिस्ट। concurrent list means you have to know that power of state in India is divided into 3 categories: state list, central list and concurrent list. स्टेट लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसमें स्टेट को एक्सिक्यूटिव पावर दिया गया है। सेंटर लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिसको सेंटर एक्सिक्यूट करता है, और कंकरेंट लिस्ट में वो विषय रखा गया है जिसको स्टेट और सेंटर दोनों एक्सिक्यूट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, फॉरेस्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल, जहां स्टेट अफेयर को क्लासिफाइज किया गया है 3 ग्रुप में, वहां इसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। और ये कॉन्करेंट लिस्ट में इनिशियली नहीं था,
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था और इम्प्लीमेंट हुआ था, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें ये स्टेट लिस्ट में था, स्टेट लिस्ट में था फॉरेस्ट। लेकिन इसको कॉन्करेंट लिस्ट में इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में लाया, जिसे आप 42nd अमेंडमेंट के नाम से जानते हो। 42nd अमेंडमेंट दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1976, ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी अमेंडमेंट के जरिए फॉरेस्ट को, जो पहले स्टेट लिस्ट में था, उसको कहां लाया गया? कॉन्करेंट लिस्ट में। तो आज के डेट में फॉरेस्ट कहां है? कॉन्करेंट लिस्ट में है, अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर द अफेयर्स ऑफ स्टेट इज क्लासिफाइड। नेक्स्ट, you have to know that 4th part of Indian Constitution, 4th part of Indian Constitution, 35 to 51 article, known as directive principle, directive principle declares forest conservation as a duty of citizen and state. In Article 48, conservation of wildlife, including flora, fauna and birds, is the duty of Indian citizen. तो इंडियन सिटीजन्स का ड्यूटी, इसको बताया गया आर्टिकल 48 क में, और आर्टिकल 51 क के द्वारा इसे स्टेट ड्यूटी भी डिक्लेयर किया गया। तो हियर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेस्ट हैविंग कंसर्न विद कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेस्ट लाइज in concurrent list. It was transferred in concurrent list by the 42nd amendment that was held in the year of 1976 by the Indira Gandhi government. Initially it was lies under state list. Next, you have to know that in the 4th part of Indian Constitution, which contains directive principle, within the article 48 ka conservation of forest wildlife including flora, fauna and birds is declared citizens duty, और in article 51 ka it is declared conservation of wildlife including flora, fauna and birds is a duty of state. तो यहां बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, संविधान से जोड़कर, चूंकि पॉलिटिकल साइंस भी मैं आपको ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाता हूं, तो उस प्रोविजन से भी यहां देख लेना है, और इसके कानूनी पहलू को हम लोग और डिटेल में एक बार देखेंगे जब हम लोग ये समझेंगे कि व्हेन द फर्स्ट रेगुलेशन अबाउट द फॉरेस्ट वाज फ्रेम्ड इन इंडिया, भारत में वन कानून सबसे पहले कब बना और उसमें कब कब संशोधन हुआ, तो उस पर डिटेल हम लोग एक अलग परिचर्चा ही करेंगे, जिसमें लीगल एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट को पूरी डिटेल में देखा जाएगा। आउट व्हाट इज द फ्रेम ऑफ लॉ which deals the matter of forest nowadays in India, तो it is the Forest Act 1988। 1988 के फॉरेस्ट एक्ट से ही अब भी भारत में वनों का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है।
स्टूडेंट, आज हमने आपके बीच फॉरेस्ट को लेके, जंगल को लेके, इसके संवैधानिक, कानूनी और भौगोलिक पक्ष को आपके सामने रखा है। इसके आर्थिक, सामाजिक और फॉरेस्ट कम्युनिटी, आदिम जनजातियों से इनके रिलेशन को लेके, और फिर इंपीरियल पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उसने जिस तरह से भारत के जंगलों का डिस्क्रिमिनेट यूज किया, उन सब तथ्यों पर एक वीडियो में अलग से हम लोग बात करेंगे। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मेनी मेनी थैंक्स टू यू फॉर बी इंटीमेट विथ मी।